हेलो एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी यूपीएससी ने अपना 2023 का मेंस कंडक्ट किया था सितंबर में, एंड का अलग अलग पेपर्स हुए थे उसमें। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग उन्हीं पेपर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, एंड क्या बेसिक तरीका होना चाहिए आंसर राइटिंग का, एंड क्या क्या हम आर्गूमेंट्स उन आंसर्स में दे सकते हैं। एक टाइप से हम एक जनरल मॉडल आंसर हम लोग एक डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सोशल जस्टिस का टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है आपके GS2 में, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम GS1 का डिस्कशन कर चुके हैं, एंड GS2 में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन का डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। मेरा नाम है मृणाल कुमार। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ बीन द इनएडिक्वेट attention paid to the human resource development in India. Suggest measures that can address this inadequacy. ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है सबसे पहली बात GS2 का, एंड ये क्वेश्चन आपका 150 वर्ड्स का है फॉर 10 मार्क्स। ओके, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम लोग समझें कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन सबसे पहले एक स्टेटमेंट दे रहा है, द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ बीन द इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो कहना चाह रहा है कि इंडिया में जो डेवलपमेंटल प्रोसेस हुआ है उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं उतना अटेंशन नहीं दिया है जितना देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और उसके बाद बोला है सजेस्ट मेजर्स दैट कैन एड्रेस दिस इनएडिक्वेसी। तो उसके बाद क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट में बोल रहा है कि कुछ इशू एग्जिस्ट करता है, और सेकंड पार्ट में बोल रहा है इस इशू के सल्यूशंस क्या हैं, आप उसको मेजर को सजेस्ट करिए। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, इंट्रोडक्शन में जैसा कि हम जानते हैं आप कुछ भी डेटा दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं, या और भी कुछ दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं डेटा की बात करूं तो जैसे आप यहाँ पे डेटा यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हो रही, तो यहाँ पे आप एक इंडेक्स के बारे में बता सकते हैं। क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता सकते हैं आप। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो आपका 2021 से 22 के बीच में है उसकी रैंकिंग बता सकते हैं कि इंडिया स्टैंड्स 132 आउट ऑफ 191। ठीक है, जो कि दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन एडिक्वेट अटेंशन has been paid to human resource development। आप ये बता सकते हैं, या फिर आप सिग्निफिकेंस बता सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ अ पिवटल एस्पेक्ट ऑफ एनी नेशंस डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक है, एंड आप बता सकते हैं कि उसका कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कि उसके कंपोनेंट होते हैं एजुकेशन होता है, उसका कंपोनेंट आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसके कंपोनेंट होता है आपका हेल्थ एंड वेल बीइंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो जब ये होता है तो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से आप इन दोनों में से कोई भी एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, या कोई और भी लिख सकते हैं जो कि एक टाइप से रेलेवेंट हो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। तो देखिए, सबसे पहले कि हम जानते हैं क्वेश्चन की डिमांड है, दो पार्ट की डिमांड है। पहले पार्ट में पूछ रहा है कि इनएडिक्वेट अटेंशन हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, तो आप बताएंगे इन व्हाट वेज, कि ऐसा क्यों हुआ है कि इनएडिक्वेट अटेंशन पे किया है। दूसरे पार्ट में आप सजेस्ट करेंगे मेजर्स। तो बॉडी की अगर बात करें तो आपकी सब हेडिंग 1 जो होगी आपका होगा वाई अटेंशन टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज क्रूशियल। इस तरीके से आप सबसे पहली हेडिंग देंगे। तो आप इसमें सबसे पहले बताएंगे कि क्यों क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इसी से जुड़ा एक आप
चार्ट बना सकते हैं, आप एक छोटा सा स्कीमेटिक बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको या तो यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं या फिर आप इसी को एक स्कीमेटिक के थ्रू आप दिखा सकते हैं कि अगर मैं इसको जूम करूँ तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से क्या होता है या क्यों इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है सबसे पहले, तो सोशल डेवलपमेंट, आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, आपका इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है, आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है और आपकी ग्लोबल इमेज सुधरती है। तो अब अगर वैसे इसको लिस्ट करना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ लिख सकते हैं कि क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ह्यूमन इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, कि जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी हो गई, आपका इनोवेशन हो गया, आपका कम्पिटिटिवनेस हो गया। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं कहीं ना कहीं, इससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और आप यहाँ पे इस पे एक डेटा दे सकते हैं। डेटा ये दे सकते हैं, वर्ल्ड बैंक कहता है कि ईच ईयर ऑफ स्कूलिंग जो होती है वो किसी भी व्यक्ति की अर्निंग 10% बढ़ा देती है। तो इसलिए आप इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या और बता सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट के बारे में आप बता सकते हैं। इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं कि आपका एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, एंड स्किल डेवलपमेंट, और इससे क्या होता है, एक टाइप से सोशल इंक्लूजन होता है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रीअफर्म करता है। ये आप 2 पॉइंट इसमें ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप एक और हेडिंग चाहें तो डाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्या कि यहाँ पे बात करी जा रही है इंडिया के ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स के बारे में। तो आप लिख सकते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि अभी इंडिया के एजुकेशन क्वालिटी के बारे में। ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी में काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं डिस्पाइट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, आप यहाँ पे इसको अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए एक डेटा दे सकते हैं कि आपका जो एसर होता है, आपका एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट होता है, ये कंसिस्टेंटली बताता है लो लर्निंग आउटकम्स के बारे में। ठीक है, एंड इसलिए इट नेसेसिटेट्स एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो आप ऐसे 2 लाइन में इसको लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं प्रेजेंट स्टेटस में और क्या है, कहीं ना कहीं एक स्किल गैप है। ठीक है, स्किल गैप में आप बता सकते हैं पर्टिकुलरली इन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ में। और आप यहाँ भी आप डेटा बता सकते हैं क्या, कि आपकी जो नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट है उसका आप बता सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये बताती हैं इंडिया में 80% जो इंजीनियर्स हैं उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं हैं। तीसरा आप बता सकते हैं स्टेटस आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का। आप इसमें स्टेटस आप बता सकते हैं कि काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, कि डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ कह लीजिए। ठीक है, एक्सेस के हेल्थ केयर के एक्सेस का इश्यूज़ है, एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर या फिर न्यूट्रिशन के इश्यूज़ हैं। एंड कहीं ना कहीं इससे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग कम हो जाती है। ठीक है,
अब आप इसके बाद सीधे आ सकते हैं बॉडी के सेकंड पार्ट में। वो क्या है? मेजर्स टू एड्रेस इनएडिक्वेसी इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, आप क्या क्या एग्जाम में लिख सकते हैं। सबसे पहले बात तो एजुकेशन की क्वालिटी इन्हांसमेंट। एजुकेशन क्वालिटी इन्हांसमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो गया, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाए, ठीक है। मॉडर्न करिकुलम पे फोकस किया जाए। इसके बाद इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज होता है, ठीक है। इस कहीं ना कहीं हम वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे कि स्किल्स और बढ़ें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बेटर टीचर ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, आप बेटर असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड कहीं और आप ये भी लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे पॉइंट जो ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट होती है, ये भी सजेस्ट करती हैं। तो ये हो गया आपका मेजर्स में, एजुकेशनल मेजर्स हो गए, ठीक है। अब जैसे स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट बनता है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट आप लिख सकते हैं कि इसके लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, उनका अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या इनिशिएटिव? जैसे स्किल इंडिया मिशन या फिर मेक इन इंडिया हो गया, इनके माध्यम से लोगों में स्किल इम्प्रूव करने की कोशिश करी गई है। मेक इन इंडिया हो गया, और इसकी मदद से कहीं ना कहीं स्किल गैप जो है उसको ब्रिज करा जाए, ये एक मेजर हो गया। इसके बाद कोलैबोरेशन बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये किया जा सकता है। एंड इसके बाद हम स्किल मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ मेजर्स हो गए। इसके बाद आप और क्या लिख सकते हैं? तीसरे नंबर पे आप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं कि जैसे हम एजुकेशन में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ला सकते हैं। आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं क्या? जैसे अभी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा दिया गया है, उसके बाद एक स्वयं प्रोग्राम है जिससे आपका ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया है। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी से और क्या क्या कर सकते हैं कि एक ब्रॉडर एक्सेस टू न्यू स्किल्स एंड एजुकेशन, ये हो सकता है, ठीक है। ये लिख सकते हैं आप। और इसके बाद आप लिख सकते हैं क्या कि आपका जो वोकेशनल ट्रेनिंग है इसको एक्सपैंड करें, ठीक है। अलग अलग टाइप के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हो गया, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई, ठीक है, ताकि जो वर्कफोर्स है उनको जो प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं उनके साथ इक्विप किया जा सके, ये आप लिख सकते हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आप एक और ऑब्वियस सा पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका
हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन का आता है। आप इसमें लिख सकते हैं कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे प्रोग्राम लिख सकते हैं जैसे आयुष्मान भारत, इसके बारे में लिख सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं जो आपकी प्राइमरी और ग्रासरूट की हेल्थ केयर सेवाएं हैं उनको इम्प्रूव करा जाए, और आपका जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ये आप चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी अगर हम सजेशन दे रहे हैं स्कीम को या फिर एरिया को लेके, कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, आप इसको प्रमोट कर सकते हैं कि जैसे डेटा कलेक्शन अबाउट स्किल्स, इसका एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, और जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है जिसको डाइस कहते हैं, इसको और स्ट्रेंथन किया जाए। और जो आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये और भी बेटर रिपोर्ट्स निकालें। तो इससे हम लोग का आइडिया लग पाएगा कि क्या कंडीशन है हमारे कंट्री में अभी स्किल्स को लेके। तो इसके अलावा ये आप इतने पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आप कहीं ना कहीं इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इम्प्रूवमेंट करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, ये जो है अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सकता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं और ये इंडिया का ग्रोथ इंजन बन सकता है। एंड इसकी मदद से कहीं ना कहीं इंडिया एक बेटर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी बन सकती है। इस तरीके से आप एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है, उसकी डिमांड समझनी है, आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना है, आपको डेटा देना है, आपको रिपोर्ट्स देनी है, आपको डायग्राम बनाना है, आपको लॉजिकल आर्गूमेंट्स देने हैं, एंड आपको ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस उस क्वेश्चन के कवर करने हैं। तो इस तरीके से आपका एक अच्छा आंसर बन सकता है। आप इसमें और भी डिफरेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं, बट आपके पॉइंट्स बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए और कोहेरेंट होने चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच, डू यू अग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये है आपका GS2 का क्वेश्चन नंबर 17। ये है आपका 250 वर्ड्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन। सवाल ये पूछ रहा है, जो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, अलग अलग जैसे वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, जैसे वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, एल्डरली हो गए, डिसेबल्ड पीपल हो गए, आपके ट्राइबल सेक्शंस हो गए, ठीक है। जो अलग अलग वल्नरेबल सेक्शन के लिए सरकार डेवलपमेंटल और वेलफेयर स्कीम्स लाती हैं, कहीं ना कहीं वो भेदभाव रखने की अप्रोच यूज़ करती हैं, ठीक है। लोगों को इक्वालिटी के तौर पे नहीं, बल्कि डिस्क्रिमिनेट करके सिर्फ वल्नरेबल सेक्शन के ही बेनिफिट के लिए वो स्कीम्स होती हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेटरी नेचर होता है, ठीक है। ये आपको एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो सवाल पूछ रहा है कि एक स्टेटमेंट दे दिया, क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं, डू यू अग्री, और अगर आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं तो उसको रीज़न के साथ बताइए। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे आर्गूमेंट्स मांग रहा है, आपसे आर्गूमेंट्स मांग रहा है एक स्टेटमेंट के
एक स्टेटमेंट दे दिया, आपको दोनों साइड के इसमें आर्गूमेंट बताने हैं। इसमें लिखा है गिव रीजंस फॉर, डू यू अग्री, आप अग्री करते हो या ना करते हो, बट आपको दोनों साइड के आर्गूमेंट्स बताने होंगे कि येस आई अग्री या फिर नो आई डू नॉट अग्री। आपको दोनों साइड का बताना है कि क्या इसके रीजंस हैं, और आखिरी में जब आप कंक्लूजन लिखें तो आप उसमें बता सकते हैं कि आपका एक्चुअल में व्यू क्या है, या आप बैलेंस्ड व्यू भी दे सकते हैं। वैसे सजेशन है कि आप ऐसे क्वेश्चंस में एक बैलेंस्ड व्यू ही दें, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच रहती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं, हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं कि जो डेवलपमेंटल और वेलफेयर स्कीम्स हैं, आप इंट्रोडक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, जो इंडिया की डेवलपमेंटल प्लस वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी उसको कम करने के लिए यूज़ करी जाती हैं, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं उनको अपलिफ्ट करने के काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं ये जो डेवलपमेंटल और वेलफेयर स्कीम्स होती हैं। तो इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए इनका डिस्क्रिमिनेटरी कभी ना कभी ये डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच को फॉलो करती हैं, ठीक है। या फिर आप इसको कहीं ना कहीं इससे जोड़ सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 14 है ये प्रोवाइड करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल स्टेट को पावर देता है कि टू ट्रीट लाइक पीपल अलाइक। तो कहीं ना कहीं जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, तो ये आर्टिकल जो होता है कहीं ना कहीं सरकार को पावर देता है कि उन सेक्शन को थोड़ा और स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ उनको स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाएं। तो आप इस तरीके से इन दोनों तरीके में से कोई एक कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बॉडी में जाएं, तो बॉडी में आपको दोनों साइड बताने हैं कि येस दे आर डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, या फिर आर्गूमेंट्स, या फिर उसका काउंटर आर्गूमेंट। इस तरीके से आपको बताना है। बॉडी में लिख दीजिए दे आर डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। तो अब आप बताइए कि कैसे डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर हैं और क्यों हैं। सबसे पहले आप इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आप लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी हैं तो कैसे ये जस्टिफाई आप कर सकते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल लेगेसी है। हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन कैसे, कि जैसे हमारे कॉलोनियल टाइम से या फिर उससे पहले के समय से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डीपली रूटेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होते आ रहा है, ठीक है। ये तब जब सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट हो गया, ठीक है। एंड उसके अलावा जो आपकी SC या फिर ST कम्युनिटीज़ रही हैं वो हमेशा से मार्जिनलाइज्ड रही हैं। ये आप रीज़न लिख सकते हैं यहाँ पे, हिस्टोरिकल आप लिख सकते हैं। उसके बाद अफर्मेशन पॉलिसी एंड कोटास के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे रिजर्वेशंस इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं, ताकि एक टाइप से हिस्टोरिकल इनजस्टिस को एड्रेस किया जा सके, ठीक है। एंड आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे इंदिरा साहनी जजमेंट के बारे में, ठीक है। एंड इसके बाद आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे डिस्क्रिमिनेशन होता है,
ठीक है, कि जैसे बीपीएल फैमिलीज़ के लिए स्कीम्स चलाई जाती हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं रीजनल डिस्पैरिटीज़ को एड्रेस करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद आप लिख सकते हैं जोग्राफिकल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। आप इसमें लिख सकते हैं कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें जो स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन होता है जनरली वो 50-50 होता है, लेकिन जो हिली स्टेट्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 90-10 होता है, क्योंकि उनके पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इनफ रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास मोबिलिटी इश्यूज होते हैं और टोपोग्राफिकल चैलेंजेस होते हैं। एंड आप लिख सकते हैं जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। आप लिख सकते हैं कुछ स्कीम्स होती हैं कि वो सिर्फ वुमेन के वेलफेयर के लिए लाई जाती हैं, क्योंकि वुमेन पे से रिलेटेड काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, सेग्रीगेशन होता है और डिस्पैरिटी होती है, ठीक है। एंड इसके बाद आप लिख सकते हैं और वल्नरेबल सेक्शंस और होते हैं, जैसे आपके डिसेबल्ड हो गए, ठीक है, डिसेबल्ड हो गए, चिल्ड्रन हो गया, एंड आपके जैसे ट्रांसजेंडर्स हो गए। इनके लिए अलग अलग डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे स्कीम लाई जाती हैं ताकि इनको स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकें, ताकि इनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे ला सकें या फिर इनको मेन स्ट्रीम किया जा सके बाकी पॉपुलेशन से। तो आप इन तरीके के आप आर्गूमेंट्स लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट 6 आर्गूमेंट्स हैं, आप चाहें तो और भी ज़्यादा लिख सकते हैं अगर वो रेलेवेंट हों इस वाले क्वेश्चन से। तो एंड उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, आप बॉडी का सेकंड पार्ट आपको एड्रेस करना है, वो है काउंटर आर्गूमेंट। काउंटर आर्गूमेंट इसमें आप लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। आप इसके अगेंस्ट लिख सकते हैं कि नहीं, सरकार जो है भेदभाव नहीं करती, जो स्टेट है भेदभाव नहीं करता है कोई भी आपकी वेलफेयर स्कीम में। कैसे? आप लिख सकते हैं इंटेंशन वर्सेस आउटकम के बारे में, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि जो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इनका जो इंटेंशन है इज टू अपलिफ्ट पीपल एंड नॉट परपेचुएट डिस्पैरिटी। आप ये लिख सकते हैं। एंड आप ये लिख सकते हैं कि ये इस टाइप की स्कीम्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस। आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल आप मैंडेट लिख सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है आपका, जैसे आप इसमें आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 15 में जो क्लॉज 4 है वो लिख सकते हैं, आर्टिकल 46 लिख सकते हैं डीपीएसपी का, और आर्टिकल 355 लिख सकते हैं। एंड ये आर्टिकल जो है गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं कि गवर्नमेंट जो है स्पेशल प्रोविजंस को लाए ताकि जो आपके सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका अपलिफ्टमेंट कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको फर्दर कम करने के लिए ये इनफैक्ट स्कीम्स लाई जाती हैं ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनसे डिस्क्रिमिनेशन एक तो करा नहीं जाता है, और इनका जो आउटकम है इसका आउटकम ये होता है कि हमारे समाज में भेदभाव और ज़्यादा कम हो। एंड कहीं कहाँ आप ये भी लिख सकते हैं डेटा ऑन इम्पैक्ट, इसके बारे में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि
अगर हम डेटा दिखाते हैं, डेटा बेस्ड अपॉन इफेक्टिवनेस ऑफ वेलफेयर स्कीम, कि अगर ऐसा डेटा दिखाई देता है, ऐसा आउटकम होता है कि उनसे मार्जिनलाइजेशन कम हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है, तो एक टाइप से ये डिस्पैरिटीज़ को फर्दर रिड्यूस करते हैं। ठीक है, आप ऐसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसको, जैसे आपका नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस जो होता है, जो मनरेगा जो है एक टाइप से इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेटरी एक टाइप से स्कीम आप कह सकते हैं, लेकिन इसका जो डेटा दिखाता है वो डेटा ये दिखाता है कि ये पॉवर्टी से लड़ने में बहुत ज़्यादा कारगर स्कीम है। जो पॉवर्टी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है वो इस स्कीम से काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है अभी तक। इंडिया में इस स्कीम की वजह से पॉवर्टी जो है काफ़ी हद तक एड्रेस हुई है, ख़त्म नहीं हुई है बट काफ़ी सब्सटैंशियल अमाउंट में कम हुई है। अब यहाँ पे आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हैं कि इंडिया में और पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले लिख सकते हैं आप इंक्लूसिव पॉलिसीज़। इंक्लूसिव पॉलिसीज़ कैसे, कि जो पॉलिसीज़ बनाए कोशिश करें कि जितने भी वल्नरेबल सेक्शन हैं हम सभी को इंक्लूड करें और उनके जो यूनिक प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ की उन्हें एड्रेस किया जाए विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग अदर्स, कि जो बेनिफिट्स हैं हमारी इंक्लूसिव पॉलिसीज़ की, हमारी डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ की, वो सभी को मिले। ठीक है, और ये होता कैसे है आप ये भी लिख सकते हैं, थ्रू डेटा एनालिसिस एंड टारगेटिंग बेस्ड अपॉन comprehensive understanding of disparities। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड में आप अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम लोगों के बीच में इसके बारे में जागरूकता बढ़ाएं कि इससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, या फिर क्या मेन ऑब्जेक्टिव है उस पॉलिसी का, या फिर क्या लोग एक्चुअल में जो वल्नरेबल सेक्शन है किस तरीके की दिक्कतें वो फेस करते हैं या सफ़र करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोगों में इस डिस्क्रिमिनेटरी नेचर को लेकर रिजेंटमेंट है, कहीं ना कहीं वो रिजेंटमेंट को मिटिगेट करता है अवेयरनेस। ठीक है, और कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक टाइप से सपोर्टिव एटमॉस्फेयर बनाता है। इस तरीके से आप इसको वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। एंड आप एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, एक रेगुलर रिव्यू एंड इवैल्यूएशन। रेगुलर एक रिव्यू और इवैल्यूएशन किया जाए ताकि जो पॉलिसीज़ हैं उनको फाइन ट्यून किया जा सके। ठीक है, एंड इससे क्या फ़ायदा होगा, जो पॉलिसीज़ होंगी दे रिमेन इफ़ेक्टिव एंड इंक्लूसिव एंड नॉट बिकमिंग डिस्क्रिमिनेटरी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि एक टाइप से समरी दे सकते हैं। आप समरी में आप लिख सकते हैं कि येस देयर हैव बीन हिस्टोरिकल इनजस्टिस इन सोसाइटी, जिसकी वजह से सोसाइटी में आजकल काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी एंड इनइक्विटी है। तो कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करने के लिए टारगेट बेस्ड पॉलिसीज़ लाई गई। बट टुडे वी नीड more inclusive
पॉलिसीज़। इस तरीके से आप एक लिख सकते हैं कंक्लूजन, एक समराइज़ कर सकते हैं बेसिकली आप कंक्लूजन में। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। एंड अब उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 18। ये है आपका 250 वर्ड्स का एंड 15 मार्क्स का। 250 वर्ड्स एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई टू वेरियस सेक्टर्स। तो सबसे पहला हो गया आपका एक स्टेटमेंट जिसमें बोला है कि जो सरकार ने कौशल विकास के अलग अलग प्रोग्राम किए हैं उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और उन प्रोग्राम्स में सफलता भी मिली है। किस चीज़ में? जो ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई है, अलग अलग सेक्टर्स में जो ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई है उसको बढ़ाने में और स्किल्ड लोगों को प्रोवाइड करने में में सफल रहे हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट एनालाइज द लिंकेज बिटवीन द एजुकेशन, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस बैकग्राउंड में, इस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है, सवाल बोला है कि एजुकेशन, आपका स्किल और आपका एम्प्लॉयमेंट है, इन तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, इसको हमें थरोली एनालाइज करना है। तो ये हो गया आपका 18 क्वेश्चन। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन प्रोवाइडिंग ह्यूमन रिसोर्स टू वेरियस सेक्टर्स। ठीक है। एंड इसके बाद आप एक और चीज़ लिख सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड के पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए इंडिया ने काफ़ी सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं एंड उसको उसी के साथ एक होलिस्टिक अप्रोच भी फॉलो करी है। अप्रोच हैज़ बीन फॉलोड। अब इसके बाद अब अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में डायरेक्टली पूछा है कि इन सब के बीच में लिंकेजेस क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप बॉडी में आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है तो डेफिनेटली स्टेटमेंट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आप लिख सकते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की शुरुआत में बात हो रही है, तो आप लिख सकते हैं कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात हो रही है या आपको पता है। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इंक्रीज ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई। तो आप बेहतर रहेगा कुछ आप प्रोग्राम्स को मेंशन कर दें, तो उससे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा। कि आप पहले लिख सकते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं 2015 में लॉन्च हुआ था एंड इससे स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी इनको इन्हेंस करने का इनका ऑब्जेक्टिव था। और काफ़ी सारे सेक्टर्स हो गए, जैसे आपके कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, ठीक है, आपका रिटेल हो गया, आपका हेल्थ केयर हो गया, इस सेक्टर में स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड कराया है। उसके बाद आप लिख सकते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है, ये क्या कराता है? ट्रेनिंग कराता है, ठीक है। एंड अलग अलग जो एडवांस फील्ड हैं जैसे आईटी हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, इन फील्ड में स्किल कराया है इस कॉरपोरेशन ने, ठीक है। एंड इसके बाद आप लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब जब यहाँ पे बात हो रही है, देखिए स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा कि आप इसको एक फ्लो चार्ट या फिर स्कीमेटिक के थ्रू आप दिखा भी दें कि भाई स्किल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है।
कि स्किल डेवलपमेंट से ग्रोथ कैसे होती है। तो आप इसमें एक फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट में अपस्किलिंग और रीस्किलिंग जब होती है, तो जब अपस्किलिंग और रीस्किलिंग होती है तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। जब एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है तो वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उससे सस्टेन्ड ग्रोथ होती है, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है एंड उससे फाइनली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, और ये घूम फिर के वापस स्किल डेवलपमेंट में आता है। तो एक टाइप से दिखाता है कि आप छोटे से कम शब्दों में आप कितनी ज़्यादा चीज़ें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये वाला जो चार्ट है ये बिल्कुल इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ रहा है। तो कोशिश करिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस बनाएं तो उनसे रेलेवेंट कुछ वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ्स के चार्ट बना सकें। तो और ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि क्या लिंकेज रही है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट और इसमें कि स्किल डेवलपमेंट के बारे में बोला है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला है और यहाँ एजुकेशन के बारे में बोला है। तो इससे आपने दिखा भी दिया कि लिंकेज कैसे एग्जिस्ट करता है। तो अब आप यहाँ पे बॉडी में आप हेडिंग डाल दीजिए कि लिंकेजेस बिटवीन एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट, कि क्या क्या रिलेशनशिप हैं, लिंकेजेस हैं। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का आप यहाँ पे रोल लिख सकते हैं कि ये एक टाइप से स्किल्स का फाउंडेशन है, ठीक है, फंडामेंटल स्किल्स प्रोवाइड करता है एजुकेशन, ठीक है। एंड एक टाइप से ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। लिंकेज में आप लिख सकते हैं स्मूथ ट्रांजिशन, लिख सकते हैं कहाँ से, किस चीज़ का ट्रांजिशन, फ्रॉम आपका एजुकेशन से स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। आप ये कैसे लिख सकते हैं कि जैसे आपको जो इंटीग्रेटेड वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एंड उससे क्या होता है, एक टाइप से ट्रांजिशन होता है, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं टेलर्ड स्किल डेवलपमेंट। आप ये लिख सकते हैं कि लिंकेज क्या होता है कि जो ये जो है एजुकेशन होता है या स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होता है, ये आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो लर्नर नीड्स होती हैं उनको एड्रेस किया जाता है एंड टेक्निकल से सॉफ्ट स्किल्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं। एंड इसके बाद लिंकेजेस क्या होते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट लिंकेज होता है इंडस्ट्री वैलिडेटेड सर्टिफिकेशन, आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। एंड उसके बाद आप एम्प्लॉयर कोलैबोरेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो हमने बोला था इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज लिख सकते हैं ताकि जो रेलेवेंट स्किल्स हैं मार्केट में उनसे इक्विप किया जा सके, ठीक है। अब आप इसके अलावा और भी सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि जैसे और क्या क्या लिंकेजेस होते हैं, आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट का लिंकेज होता है, इनसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिंक्ड होता है आपका, ठीक है, कि जो एजुकेशन स्किल एम्प्लॉयमेंट है इससे कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, इससे कहीं ना कहीं इनोवेशन आता है, इससे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस आती है एंड इससे इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होते हैं, ये लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो जॉब की रिक्वायरमेंट से अलाइंड होती है तो
जो एजुकेशनल और जॉब मिसमैच होता है वो कम होता है, ठीक है। तो और इंडिविजुअल जो होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जल्दी सिक्योर कर लेते हैं। उसके बाद आप लाइफ स्किल्स लिख सकते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप इसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग का भी एस्पेक्ट लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जब हम लिंकेज की, इन तीनों एस्पेक्ट्स के लिंकेज की बात करते हैं। अब कहीं ना कहीं आप इसमें आप लिमिटेशन भी लिख सकते हैं, लिमिटेशन इन एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट के लिंकेज में। इस लिंकेज में लिमिटेशंस क्या क्या हैं? लिमिटेशंस हैं आपकी पुअर क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पुअर है। इंडिया में 90% जो वर्कफोर्स है वो आपका इनफॉर्मल है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में, कि जैसे हिली स्टेट्स हो गए या आपके पुअर रीजन्स हो गए, जैसे आपका सेंट्रल इंडिया हो गया, ठीक है। और उसके बदले अगर आप देखें अलग अलग इकोनॉमिक सेंटर्स, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, और काफ़ी ज़्यादा रिच हैं उनके मुकाबले, ये आप लिख सकते हैं। एंड आप लिख सकते हैं लिमिटेशन में स्किल मिसमैच, ठीक है। ये आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। एंड इसके बाद आप एक और हेडिंग में लिख सकते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, कि कैसे हम इस लिंकेज को और सुधार सकते हैं और कैसे हम जो प्रिवेलिंग इश्यूज़ हैं उसको कम कर सकते हैं। सबसे पहले इन्हांस्ड करिकुलम, जो करिकुलम है हमारा स्किल डेवलपमेंट का, आपका प्राइमरी एजुकेशन का, आपका हायर एजुकेशन का, उसका करिकुलम इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो उसमें प्रैक्टिकल एंड ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, ठीक है, जैसे इंटर्नशिप्स हो गई, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कॉन्टीन्यूअस लर्निंग के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आप लिख सकते हैं एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क में आप लिख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल 41 के बारे में। आर्टिकल 41 DPSP का एक आर्टिकल है जो स्टेट को कहता है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड ये जो आर्टिकल है इसको अपहोल्ड किया जाना चाहिए। इस तरीके से आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। सो ये 3 क्वेश्चन आए हैं आपके सोशल जस्टिस वाले पार्ट में आपके एग्ज़ाम में, और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। आई होप आपको ये काम आया होगा, आपको ये हेल्प किया होगा, आपके कुछ काम आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। दैट वाज ऑल, थैंक यू।